गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एस टी ग्राफ के बाद एस टी वी टी, उसके बाद आता है नेक्स्ट ग्राफ ए टी ग्राफ यानी त्वरण समय ग्राफ। ठीक है, ए टी ग्राफ में अगर प्रवणता निकालें स्लोप या ढाल तो वो होता है डी ए बाई डी टी इजकल टू टेन थीटा। ठीक है, यहाँ से डेल्टा वी क्या आएगा, डेल्टा वी आएगा ग्राफ व एक्सिस के बीच का क्षेत्रफल। आप जानते हैं त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, तो वेग परिवर्तन बराबर त्वरण गुणा समयांतराल, यानी त्वरण और ग्राफ के नीचे समयांतराल दोनों को गुणा करोगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा नीचे का। तो वहाँ से डेल्टा वी क्या आ जाएगा, वेग परिवर्तन ग्राफ व एक्सिस के बीच का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर ये क्षेत्रफल एक्सिस के ऊपर है तो धनात्मक वेग परिवर्तन और नीचे है तो ऋणात्मक वेग परिवर्तन। तो बात करते हैं जब वस्तु का त्वरण शून्य है, तो वस्तु विराम अवस्था में अथवा नियत वेग धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी से गतिमान है। ठीक, जब वस्तु का त्वरण शून्य है तो त्वरण क्या होगा, शून्य दिखा दिया, यानी एक्स एक्सिस पर ही लाइन आ जाएगी। जब वस्तु का त्वरण धनात्मक नियत है लेकिन क्या था, धनात्मक। धनात्मक का मतलब त्वरण में मंदन नहीं है, इसका मतलब उसका वेग निरंतर बढ़ता जाएगा। तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी को उधर ले गए तो डेल्टा वी आ गया ए इंटू डेल्टा टी। तो मान लो ये ग्राफ आ गया, किसी समय त्वरण है, नियत त्वरण है, धनात्मक नियत, तो डेल्टा टी ये रहा हो गया डेल्टा टी, टी टू माइनस टी वन, और उस समय वी टू और वी वन उसके वेग है। खैर ए ये डिस्टेंस होगी ए, तो ये क्षेत्रफल क्या आ गया ए इंटू डेल्टा टी। तो ए इंटू डेल्टा टी, तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा। ए धनात्मक, इसका क्या मतलब होगा, डेल्टा बी भी धनात्मक होगा, वेग बढ़ रहा है। ठीक, तो इस तरह का ग्राफ इसमें ये आएगा। ठीक, आप दिख रहा होगा, छिप गया था। जब वस्तु का त्वरण ऋणात्मक अर्थात मंदन है, ऋणात्मक त्वरण नियत है, नियत वो भी क्या था, ऋणात्मक अर्थात मंदन। ठीक, तो क्या होगा, तो ऋणात्मक है तो नीचे की साइड आ जाएगा एक्सिस के, सेम बाकी सब वही रहेगा, बस यहाँ से ये जो एरिया होगा हम नेगेटिव लेके चलेंगे। इसका मतलब डेल्टा वी का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। डेल्टा वी इक्वल टू ए इंटू डेल्टा टी, यानी चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ए ऋणात्मक है तो डेल्टा वी भी ऋणात्मक होगा, अर्थात वेग घट रहा है। ठीक है, अब आते हैं गति की समीकरणों पर। एक समान त्वरित अर्थात नियत त्वरण गति के समीकरण। तो एक समान त्वरित गति के समीकरण क्या है, तो तीन ही गति के समीकरण हैं जिनमें त्वरण क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। v बराबर u प्लस ए टी, पहला भी आप पढ़ चुके होंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो प्रथम समीकरण ये द्वितीय है, ये तृतीय है। इसको हम समय वेग संबंध भी बोलते हैं, इसको हम समय स्थिति संबंध, इसको वेग स्थिति संबंध। ठीक है, अब u v s a इन सब के बारे में देखो, ये है क्या, u क्या होता है, समय जब 0 होता है तब उस समय वस्तु का जो भी वेग होता है उसको हम प्रारंभिक वेग बोलते हैं। t इक्वल टू 0 यानी समय 0 पर वस्तु का प्रारंभिक वेग। v क्या है, t समय बाद वस्तु का अंतिम वेग। s क्या है, t समय में वस्तु द्वारा तय विस्थापन। ठीक है, दूरी भी बोल सकते हो, अगर सीधी रेखा में जा रहे तो विस्थापन दूरी बराबर ही आएंगे, वरना ये विस्थापन ही होता है। ठीक है, s होता है t समय में वस्तु द्वारा तय विस्थापन। दूरी भी हो सकता है, अगर वो सीधी रेखा में जा रहे हैं तो विस्थापन दूरी समान आ जाते हैं मान में। ठीक है, दूरी भी बोल सकते हैं लेकिन होता ये विस्थापन ही है। ठीक है, ए वस्तु का एक समान त्वरण अर्थात नियत त्वरण। ठीक है, ध्यान रखना ये नियत रहता है त्वरण, तभी ये गति की समीकरणें आती हैं। अब इन समीकरणों का हम निगमन करेंगे यानी व्युत्पत्ति करेंगे। ठीक है, तो दो तरीके से करेंगे, एक तो ग्राफीय विधि से और दूसरा हम करेंगे अवकलन विधि से। ठीक है, तो पहला समीकरण था, प्रथम समीकरण, उसका ग्राफीय विधि से करना है। तो एक ग्राफ बना लेंगे, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में मान लेंगे कि प्रारंभिक वेग u है उस वस्तु का, तो u से स्टार्ट होगा वो, और ग्राफ गया स्ट्रेट लाइन, क्योंकि त्वरण नियत है तो इसलिए स्ट्रेट लाइन, और किसी समय c पर पहुंच गया, c पर उसका वेग v मान लेंगे t समय में। ठीक है, तो u से वेग हो गया v, ठीक, और समय हो गया t। तो ये डिस्टेंस निकालोगे तो कितनी है v, अगर ये डिस्टेंस देखोगे तो u, ये डिस्टेंस देखोगे तो t। ठीक है,
और ये इतनी डिस्टेंस देखनी है, तो वो v में से अगर u घटा दें तो v माइनस यू, जो कि ए टी के इक्वल होती है। ठीक, खैर वो अभी आएगा कैसे इक्वल है, इसको थीटा मान लिया हमने। ठीक, अब बात करते हैं। तो हमने क्या माना, एक समान त्वरण ए से गतिमान किसी वस्तु का समय वेग ग्राफ निम्न प्रकार से है। t = 0 पर प्रारंभिक वेग u, t समय बाद अंतिम वेग v, तब प्रवणता m क्या होगा, tan थीटा = dv/dt। tan थीटा क्या होगा, इस ट्रायंगल में BC/AB लंबवती का आधार। ठीक है, BC/AB, तो BC की जगह मैं v माइनस यू रख दूंगा और AB की जगह t रख दूंगा। तो A का मान आ गया v माइनस u/t। और वैसे भी आप जानते हो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन v1 माइनस v2, v2 माइनस v1 यानी v माइनस यू अपॉन समय अंतराल, यहाँ से यहाँ तक का समय t। ठीक है, तो ये त्वरण का फॉर्मूला हो गया। तो जो पहली इक्वेशन होती है वो कुछ नहीं, त्वरण का ही फॉर्मूला होती है। ठीक है, तो इसमें AT उधर कर दिया, v माइनस यू। अब आप देखो v माइनस यू का मान क्या है, AT ही है, ध्यान रखना। v माइनस यू यानी BC की डिस्टेंस क्या है, BC क्या है, AT के इक्वल से इक्वेशन बना लेंगे। वैसे ये फर्स्ट इक्वेशन ही आ गई, v का मान निकालने से v और u प्लस AT। ठीक, तो ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पर। जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है समय स्थिति संबंध द्वितीय समीकरण। वस्तु द्वारा चली गई दूरी, आपको पता है ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल होता है, तो S बराबर चतुर्भुज OMA का क्षेत्रफल, पूरे उस लाइन के नीचे का पूरे का क्षेत्रफल। जो इसमें लाइन आई थी ये वाली, ये लाइन है AC, इसके पूरे के नीचे का क्षेत्रफल, यानी जो क्या है AOMC का क्षेत्रफल, यानी जो कि क्या हुआ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस आयत का क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। ठीक, तो हम आगे इसी पे। तो चतुर्भुज OMCA का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों आयत OMBA का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये लंबाई चौड़ाई हमें पता था T और U है, और 1/2 आधार T है और चौड़ाई BCAT है। वैसे v माइनस यू था जो कि किसके बराबर है, AT, यानी समीकरण 1 का इस्तेमाल हो गया इसमें। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो AT² होगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो वैसे वेग स्थिति तृतीय समीकरण निकालो, सेम यही करना है। वस्तु द्वारा चली गई दूरी S बराबर चतुर्भुज OMCA। ठीक है, तो दोनों में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से आयत OMBA का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, मान वही है, बस यहाँ BC की जगह इस बार मैंने b माइनस यू रखा। ठीक है, और जहाँ भी आपको T दिख रहा होगा उसका मान समीकरण फर्स्ट से निकाल लेंगे। ठीक है, तो UT प्लस हाफ v माइनस यू T, तो हमने T कॉमन ले लिया, इससे T का मान समीकरण फर्स्ट से क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन ए, वो मैंने रख दिया। एलसीएम ले लिया इसका मैंने, एलसीएम लेके ये वैल्यू आएगी v प्लस u/2 v माइनस यू अपॉन ए। तो आपको देख रहा है v माइनस यू v प्लस यू, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी बस, तो मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगी S बराबर v² माइनस u² अपॉन 2a। ठीक, तो यहाँ से v² का मान निकालो, इक्वल टू u का प्लस 2as। ठीक, तो ये इक्वेशन प्रूव होगी। अब आते हैं अवकलन विधि से इनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, हम क्या मान के चलेंगे, a नियत त्वरण है। ठीक है, अवकलन विधि से हमें सॉल्व करना है। तो अवकलन से सॉल्व करने के लिए इसे सबसे पहले त्वरण से ही लेके चलेंगे। गतिमान वस्तु का त्वरण क्या होता है, a = dv/dt, दोनों तरफ अलग अलग कर देंगे, dt को उधर पहुँचा दिया तो adt, dv का मान आ गया ये। तो दोनों ओर समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन से करेंगे। ठीक है, ये समाकलन करेंगे, तो समाकलन करें, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकालेंगे। त्वरण क्या कांस्टेंट, तो समाकलन के बाहर आ गया। ठीक, और समय के लिए देखें तो जब समय 0 था तो वेग कितना था u, जब समय t हो गया तो वेग कितना हो जाएगा v। इस तरीके से भरेंगे, समय 0 से t और वेग क्या होगा u से v। ठीक, तो कांस्टेंट का होता है जिसके सापेक्ष करें वो वैल्यू आ जाती है, t के सापेक्ष करें तो t आ जाएगा। लिमिट 0 से t भर देंगे, 0 से t, इस तरीके से हम दिखाते हैं। ठीक है, समाकलन को। और कांस्टेंट का होगा v के सापेक्ष करें तो v, और लिमिट रखेंगे u से v। ठीक, अब इस v की जगह रखेंगे हम ये वैल्यू, अपर वैल्यू, फिर लोअर वैल्यू, और दोनों को घटा देंगे। तो v की जगह रखा ये, इस v की जगह रखेंगे ये v आ गया, फिर इसी v की जगह रखेंगे u, ये u आ गया, और दोनों का अंतर माइनस लग गया। a को a रखा, इस t की जगह रखेंगे ये वाला t, यानी ये t, इस t की जगह रखेंगे ये 0, दोनों का अंतर t माइनस 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, v माइनस यू इक्वल टू AT या v बराबर u प्लस AT। ठीक है, तो ये आ गया द्वितीय समीकरण। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ds/dt। तो ds इक्वल टू क्या आएगा v dt। v
v का मान समीकरण फर्स्ट से रख देंगे, बस इसमें ये करना है। तो v बराबर u प्लस AT रख दिया हमने, दोनों ओर समाकलन कर देंगे, ठीक है। समाकलन किया ds, समाकलन किया u प्लस AT dt के सापेक्ष। जब समय 0 था तो कितना विस्थापन किया, कुछ नहीं, उसने 0 विस्थापन। s क्या होता है, विस्थापन। जब समय 0 से t हो गया, t तो कितना विस्थापन हो गया होगा, s विस्थापन हो गया। तो s इस तरीके से लिमिट पुट करनी होती है इसकी। अब इसको अंदर, इंटीग्रेशन को अंदर पहुंचा देंगे। तो इंटीग्रेशन को हमने अंदर पहुंचा दिया, ठीक। तो 0 से s ds, 0 से t u dt, 0 से t AT dt, ठीक है। तो u तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हो जाएगा s, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं 0 से s। u बाहर आ गया, u बाहर आ गया, कांस्टेंट था, ठीक है। अब कांस्टेंट के अलावा करेंगे dt से, तो t आ जाएगा, t लिमिट 0 से t, ठीक है। a बाहर आ गया, t का होगा t² बाय 2 बाहर आ गया, लिमिट आ गई 0 से t। अब क्या करना है, s रखेंगे फिर 0 रखेंगे, s माइनस 0 आ गया, t रखेंगे फिर 0 रखेंगे, घटा देंगे t माइनस 0, इसमें t रखेंगे t² माइनस 0 का स्क्वायर यानी 0, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो s बराबर ut प्लस हाफ AT² हो गया। ये फॉर्मूला तृतीय समीकरण पे आते हैं। त्वरण बराबर a बराबर dv बाई dt, हमने क्या करेंगे, ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, dv अपॉन dt, ये रहा dv अपॉन dt जो कि यही था, ds इधर उधर लिख दिया हमने। तो ये dv अपॉन ds को ऐसे रहने दिया, dv अपॉन ds, और ds अपॉन dt होता है v, ठीक है। ds को उधर पहुंचा दिया, तो a ds बन गया, और ये v dv दोनों समाकलन करने पर v dv और a ds का समाकलन करें। ds का यानी जब 0 विस्थापन था, 0 से s हो गया विस्थापन t समय में, तो जब 0 विस्थापन था तो यानी समय 0 था तो वेग कितना था u, और जब समय t हो गया तो विस्थापन s और वेग कितना हो गया v, ठीक। अब इसका v का आएगा, v के सापेक्ष v²/2, और a तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और कांस्टेंट का s आ जाएगा, s 0 से s लिमिट हो जाएगी। तो v की जगह v² की जगह एक बार v रखेंगे और एक बार u रखेंगे, तो 1/2 बाहर आ गया, तो v² माइनस u², s की जगह रखेंगे s माइनस 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 2 को उधर कर दिया, 2as आ गया, v² माइनस u² 2as, तो v² बराबर u² प्लस 2as, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका डेरिवेशन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।